हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साझेदारी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और देखेंगे उसकी थ्योरी नोट्स को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम आइए समझते हैं कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जिस व्यापार के दो या दो से अधिक स्वामी होते हैं तथा उनका आपस में निश्चित व्यापारिक समझौता होता है, उसको साझेदारी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे सिंपल सा कहा गया कि साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति अकेले में साझेदार नहीं हो सकता और उन व्यक्तियों की अपनी स्वतंत्र इच्छा होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर के वो साझेदारी नहीं करेंगे। उनकी अपनी इच्छा होना चाहिए ताकि वो किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाएं, आगे बढ़ाएं, उसमें मालिकाना हक दिखाएं और उसमें जो भी लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है उसको वो बांटने के लिए आपस में सहमत हो। और उसके लिए साझेदार यानी कि वो व्यक्ति क्या करते हैं कि अपना धन लगाते हैं या फिर संपत्ति लगाते हैं या फिर मेहनत करते हैं या फिर उनके पास कोई कुशल योग्यता होती है, तो वो सभी चीज़ें वो उस संस्था में लगाते हैं और साझेदार बनते हैं। ठीक है, तो साझेदारी के लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। बात करें अगर परिभाषा की, तो जो साझेदारी की जो हमारी परिभाषा है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत दी गई है। अब इसके अनुसार हमारी साझेदारी जो है वो उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका भी सिंपल सा यहाँ मतलब क्या है कि ये परिभाषा क्या बोल रही है कि सबसे पहली बात कि जो भी व्यापार है उसके लाभ को बांटना जरूरी है। साझेदारी में सिर्फ लाभ कमाना नहीं, उस लाभ को आपस में बांटना भी जरूरी है। दूसरा चीज़ कि या तो वो संस्था उन सबके द्वारा चलाई जाए या फिर उन सभी की सहमति से कोई एक साझेदार भी उस संस्था को चला सकता है। तो ये होगी इसकी परिभाषा। देखिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स के तौर पर अपने यूज़ में इसे ले सकते हैं या फिर हम इसे शॉर्ट्स फीड में सारी जो भी हमारी थ्योरी पोर्शन रहेगी उसे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो साझेदारी की विशेषताओं में सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। यानी कि अगर कोई संस्था को साझेदारी कहलाना है तो उसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम अगर बात करें तो उसमें 50 व्यक्ति होने चाहिए। 50 व्यक्ति से यदि अधिक व्यक्ति किसी संस्था में जुड़ते हैं तो वो साझेदारी अवैध हो जाती है। ठीक। दूसरा है परस्पर समझौता होना चाहिए, यानी कि जो भी साझेदारी में जो भी लोग हैं उनका आपस में कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर बिना किसी एग्रीमेंट के भी साझेदारी में आ रहे हैं तो वो मायने नहीं रखेगा। तो इसलिए उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए और वो भी लिखित भी हो सकता है और या फिर मौखिक हो सकता है। तीसरा है कारोबार का होना। देखिए, कोई भी आप घरेलू कार्य के लिए अगर कुछ लोग आपस में मिलकर किसी घरेलू कार्य को संपन्न कर रहे हैं तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी कहलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कोई व्यापार हो, किसी व्यापार के अंतर्गत लोग आपस में मिल करके कार्य कर रहे हों और उसके लाभ को कमाने के लिए उसमें मिले हुए हों। ठीक है, उसके बाद है लाभ का उद्देश्य। देखिए, साझेदारी का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए कि उसे वो बांटने के लिए भी सहमत होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जो धारा 4 है हमारी, यानी कि साझेदारी अधिनियम जो धारा 4 है उसमें कहा गया है ना कि साझेदारों में लाभ विभाजन का अनुबंध होना आवश्यक है, केवल लाभ कमाना पर्याप्त नहीं है। ठीक है। पांचवा जो है वो है कारोबार का संचालन, यानी कि जो हमारी साझेदारी है वो किसी कारोबार को संचालित करने के लिए यानी कि चलाने के लिए होनी चाहिए। फिर छठवां है असीमित दायित्व। जो भी साझेदार फर्म में आते हैं, उसमें कार्य करते हैं, उनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। यहाँ पे असीमित दायित्व का मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म पर कोई ऋण है तो उस ऋण को भुगतान करने के लिए जो साझेदार है वो व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायित्व होते हैं। यानी कि अगर फर्म का लोन चुकाना है और फर्म इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना जो भी ऋण है वो अच्छे से चुका सके, तो साझेदारों की जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जो उनका पर्सनल एसेट्स है, उसमें से ऋणदाता क्या कर सकते हैं, अपने ऋण का भुगतान करवा सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं असीमित दायित्व। अब इसके बाद है साझेदार की स्थिति, यानी कि साझेदारी फर्म में जो भी साझेदार होते हैं वो फर्म के स्वामी तो होते ही हैं लेकिन वो एजेंट भी होते हैं। क्योंकि देखिए, साझेदार जो भी कार्य करते हैं वो फर्म का कार्य कहलाता है, यानी कि फर्म की ओर से साझेदार कार्य करता है। ठीक है। तो फर्म द्वारा साझेदार द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं वो फर्म द्वारा किए गए कार्य ही माने जाते हैं। तो एक तरीके से वो एजेंट के तौर, जैसे आपने क्लास 11 में कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा होगा, तो जैसे प्रेषक कंसाइनर जो रहता है और कंसाइनी जो रहता है, तो कंसाइनी कंसाइनर की ओर से माल बेचता है, तो वो जो भी माल बेचता है वो क्या कहलाता है कि हाँ, माल किसने बेचा है, कंसाइनर ने ही। ठीक है। तो उसी तरीके से एजेंट यानी कि जो भी पार्टनर है वो जो भी कार्य करता है वो क्या कहलाता है कि फर्म ने किया। जैसे कि एजेंट ने माल बेचा फर्म का, तो क्या कहलाएगा कि उस फर्म ने ये माल बेचा है। ठीक। तो यानी कि अब स्वामी इसलिए है क्योंकि उसने उसने पूंजी लगाई है और उसका जो है लाभ जो होगा वो उसको मिलेगा, तो इसलिए वो स्वामी भी होगा। और एजेंट इसलिए होगा क्योंकि वो फर्म की ओर से कार्य कर रहा है। ठीक। उसके बाद केवल व्यक्ति ही साझेदार। फर्म में साझेदार होने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि कोई व्यक्ति ही उसमें साझेदार हो सकता है, कोई भी कंपनी, संस्था या फिर निगम आकर के साझेदार नहीं बन सकती है।
पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। आपको साझेदार अगर कोई व्यक्ति बनना चाह रहा है किसी संस्था में, तो ज़रूरी नहीं कि वो पैसा लेकर आए, पूंजी लगाए, तभी हो सकता है कि उसके अंदर कोई व्यावसायिक कुशलता हो, कोई योग्यता हो, तो उस आधार पे भी वो क्या कर सकता है, साझेदार बन सकता है। लास्ट है फर्म का निश्चित नाम। इसमें क्या है कि फर्म जिस नाम से व्यापार कर रही है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्म का नाम कहते हैं। तो साझेदारों के कार्य करने के लिए जिस भी फर्म में वो कार्य करे उसका एक निश्चित नाम होना आवश्यक है। तो ये सारी हमारी कुछ साझेदारी की विशेषताएँ थी। आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए दूसरी देखते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है, तो वो है साझेदारी संलेख। तो आइए देखते हैं साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। तो साझेदारी संलेख क्या होता है? तो साझेदारी संलेख एक लिखित, पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता प्रलेख है। पंजीकृत और अपंजीकृत का मतलब ये है कि अगर व्यवसाय चाहे तो उसे मतलब पंजीकरण करवा सकता है, और नहीं चाहे तो नहीं भी करवा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साझेदारों के जो भी पारस्परिक अधिकार होते हैं, उनके जो भी कर्तव्य होते हैं, उनके जो भी दायित्व हो, या फिर व्यवसाय का उद्देश्य, उनकी साझेदारों की जो पूंजी है आदि विभिन्न तरीके की शर्तों और बातों का उल्लेख रहता है। और इसे हम लोग साझेदारी का अंतर नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ये किसी भी व्यवसाय का संविधान में क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए नियम कानून होते हैं। तो ये जो भी संस्था है, उस संस्था से संबंधित जो भी नियम कानून है वो होते हैं किसमें, साझेदारी संलेख के अंतर्गत। तो ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन अच्छा ये रहता है कि ये लिखित रहे। और दूसरी चीज़ कि इसे चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और चाहे तो नहीं करवाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि साझेदारी संलेख रखना किसी भी साझेदारी संस्था के लिए अनिवार्य नहीं होता है। ये साझेदारी संस्था के मन पर डिपेंड करता है कि उन्हें साझेदारी संलेख रखना है या फिर नहीं रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फर्म जो है, अगर वो साझेदारी संलेख रख रही है तो उसके अंतर्गत वो कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन करती है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई भी संस्था साझेदारी संलेख रखती है तो उसमें सबसे पहले वो फर्म का नाम और पता लिखती है, यानी कि हम उसकी फर्म का क्या नाम है और उसका फर्म कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में वो सारी जानकारी सबसे पहले साझेदारी संलेख में लिखती है। और दूसरी चीज़ कि जब भी फर्म का नाम रखा जाता है तो उस टाइम पर वैसे तो फर्म का नाम रखने के लिए जो साझेदार होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उस टाइम उन्हें बस ये ध्यान देना चाहिए कि उनका नाम किसी पहले से पंजीकृत फर्म के नाम से मिलता जुलता ना हो, या फिर कोई भी ऐसा नाम ना हो जिस पर कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति हो। बाकी इस चीज़ को ध्यान रखते हुए वे अपनी फर्म का नाम का चुनाव करने में स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है व्यवसाय का उद्देश्य। हमारा जो साझेदारी संस्था है वो किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, उसका आगे उद्देश्य क्या है, इन बातों का वर्णन साझेदारी संलेख में किया जाता है। तीसरा, व्यवसाय की प्रकृति और दायरा। हमारा जो बिज़नेस है, जो भी हमारी संस्था है वो किस नेचर की है, उसमें किस प्रकार का कार्य किया जाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा, वो कितने क्षेत्र तक कार्य करेगी, किन जगहों तक उसका कार्य रहेगा, इन सभी बातों का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में करेंगे। उसके बाद है प्रत्येक साझेदार का नाम और पता, यानी कि जितनी भी साझेदार हमारी संस्था में कार्य कर रहे हैं उन सभी के नामों का विवरण और वो लोग कहाँ पर रहते हैं, यानी कि उनका जो स्थायी पता है उसका विवरण हमें साझेदारी संलेख में देना होता है। अब इसके बाद है साझेदारी की अवधि। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो साझेदारी है वो किसी एक विशेष अवधि के लिए की जाती है। तो अगर ऐसा है कि वो जो साझेदारी संस्था है वो किसी विशेष अवधि तक के लिए ही की जा रही है, तो उस चीज़ का उल्लेख हमें साझेदारी संलेख में करना होता है। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज। देखिए, ऐसे तो किसी भी साझेदारी संस्था में पूंजी पर ब्याज देने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन अगर फर्म चाहती है कि उसके जो भी साझेदार हैं उनको उनकी लगाई गई पूंजी पर ब्याज मिले, तो इसका उल्लेख जो है वो हमारी साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज का क्या मतलब हुआ कि कोई साझेदार व्यापार से कितना आहरण कर सकता है, ठीक है, और जो भी वो आहरण कर रहा है उस पर फर्म जो है वो ब्याज लेगी या नहीं लेगी, और अगर लेगी तो कितना परसेंट के हिसाब से लेगी, कौन सी दर से लेगी, इन सभी चीज़ों का उल्लेख जो है वो एक साझेदारी संलेख के अंतर्गत स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक होता है। अब इसके बाद जो हमारा है वो है लाभ हानि का विभाजन, यानी कि जो भी संस्था है उसके अंतर्गत जो लाभ होगा या फिर हानि होगी उसको साझेदार आपस में किस अनुपात में बांटेंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। उसके बाद बोला है कि साझेदारों का वेतन व पारिश्रमिक, यानी कि अगर साझेदार कोई अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें वेतन या पारिश्रमिक मिलना चाहिए, तो वो वेतन या पारिश्रमिक उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, इस सभी चीज़ों का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। नेक्स्ट है पुस्तकों एवं खातों का अंकेक्षण, यानी कि जो भी खाते खोले जाएंगे, जो भी लेखा किया जाएगा संस्था के अंतर्गत, उनका जो अंकेक्षण है, यानी कि चेक करने, जांच तो होती ही रहती है ना कि वो लेखा सही हुआ है या नहीं, तो उसकी जांच यानी कि उनका अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा, किस विधि के द्वारा होगा और किसके द्वारा होगा, इन सभी चीज़ों का उल्लेख भी संलेख में किया जाएगा। फिर है नए साझेदार का प्रवेश। अगर साझेदारी संस्था जब हमारी प्रारंभ हो रही है, उसके बाद जब वो आगे चल रही है अपना साझेदारी संस्था, तो अगर बीच में कोई नया साझेदार प्रवेश करना चाहता है तो उसके प्रवेश करने की शर्तें क्या होंगी, यानी कि वो किस कंडीशन में संस्था में प्रवेश कर सकता है, और अगर जब वो प्रवेश कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा लेखा, हमें कौन कौन सी चीज़ों का लेखा करना पड़ेगा, किस विधि के आधार पर लेखा होगा, बाकी क्या क्या नए नियम लागू होंगे, इन सभी चीज़ों का विवरण भी हमें साझेदारी संलेख में देना होता है। अब इसके बाद है
साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी कि अगर कोई साझेदार फर्म से अवकाश लेना चाहता है, छुट्टी लेना चाहता है, तो वो किन परिस्थितियों में छुट्टी ले सकता है और उसकी छुट्टी लेते टाइम क्या लेखा करना होगा, कौन कौन से नियम लागू होंगे, बाकी चीज़ों का उल्लेख करना होता है। उसके बाद है साझेदार की मृत्यु। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जो भी हिसाब किताब है उससे संबंधित और बाकी जो बचे हुए साझेदार हैं उनसे संबंधित उन सभी का हिसाब किताब कैसे किया जाएगा, क्या क्या विधि अपनाई जाएगी, क्या नियम अपनाए जाएंगे, इन सभी बातों का उल्लेख होता है। और लास्ट है ख्याति का मूल्यांकन, सॉरी लास्ट नहीं है, अभी और है ख्याति का मूल्यांकन। यानी कि अगर जो हमारे साझेदार हैं उनके लाभ हानि के विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, या फिर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, या फिर किसी साझेदार की मृत्यु होती है, या फिर वो अवकाश ग्रहण करता है, इन सभी के परिस्थितियों में जो फर्म की हमारी ख्याति है, ख्याति क्या होती है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, वो हम आपको वहाँ समझाएंगे। बट अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि इन सभी परिस्थितियों में जो भी फर्म की ख्याति है उसका मूल्यांकन किस प्रकार होगा, इसका उल्लेख भी हमें साझेदारी संलेख में करना होता है, ठीक है। अब इसके आगे है हिसाब किताब की विधि का उल्लेख, यानी कि जो भी फर्म में हिसाब किताब होगा उसको किस विधि द्वारा किया जाएगा, इसे भी लिखा जाता है। साझेदारी का समापन किस दशा में होगा और किस विधि से होगा, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। फिर मतभेद की अवस्था में अगर निर्णय लेना है तो वो निर्णय किस प्रकार किए जाएंगे, ये भी उल्लेख किया जाना जरूरी है। और लास्ट है कि अगर साझेदारी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर क्या प्रावधान होंगे, साझेदारों के साथ उस पर क्या बर्ताव किया जाएगा, इन सभी चीज़ों का उल्लेख जो है वो साझेदारी संलेख में होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी गई। तो ये तो हो गया कि साझेदारी संलेख में क्या क्या हम दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ों का वर्णन करते हैं। अब अगर साझेदारी संलेख कोई संस्था नहीं रख रही है तो उस कंडीशन में क्या नियम लागू होंगे, आइए वो देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई साझेदारी संस्था साझेदारी संलेख नहीं रख रही है तो उस कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 तक के कुछ नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। अब वो नियम कौन कौन से हैं, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहला है कि व्यवसाय का लाभ एवं हानि जो है वो साझेदारों में समान अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी लाभ होगा या फिर जो भी हानि होगी, जितने भी साझेदार होंगे उनमें बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, और ये प्रावधान है धारा 13B के अंतर्गत। दूसरा है कि साझेदारों की जो भी पूंजी है उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, और अगर किसी साझेदार को ब्याज देने की व्यवस्था है तो ब्याज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ में से ही दिया जाएगा, यानी कि अगर संस्था जो उसको प्रॉफिट हो रहा है तभी उसको ब्याज मिलेगा, अगर लॉस हो गया संस्था को तो उस साझेदार को भी ब्याज नहीं मिलेगा, और ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो ब्याज दिया जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि किसी भी साझेदार को कोई भी वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, यानी कि अगर कोई पार्टनर कोई अलग से कोई कार्य कर रहा है फर्म का तो उसके लिए उसको अलग से कोई भी वेतन या फिर पारिश्रमिक नहीं देंगे। चौथा है कि अगर किसी साझेदार ने अपनी पूंजी के अतिरिक्त कोई धन फर्म में लगाया है या फर्म को ऋण दिया है तो इस अतिरिक्त धन या ऋण पर 6% वार्षिक की दर से उससे ब्याज पाने का अधिकार होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि साझेदार फर्म में पहले 10,000 की पूंजी ए ने लगाई, ठीक है, बाद में फर्म को और पैसे की जरूरत पड़ी तो ए ने क्या किया, 5,000 और फर्म को दे दिया, एक तरीके से लोन के तौर पे दे दिया, ठीक है। उससे फर्म को उसका वो 5,000 जो है वो बाद में वापस करना है, तो वो जो 5,000 उसने बाद में दिया उस 5,000 पर ए को 6% की दर से जो है वो ब्याज मिलने का अधिकार होगा, ठीक है। और ये किस में कहा गया, ये धारा 13D के अंतर्गत ये नियम है। अब इसके बाद क्या है कि प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा, यानी कि जितने भी साझेदार हैं उन सभी को जो भी व्यापार का मैनेजमेंट है उन सभी चीज़ों को देखने का अधिकार होगा। कोई भी साझेदार किसी दूसरे साझेदार को मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। फिर है कि प्रत्येक साझेदार का फर्म की पुस्तकों को देखने एवं उनकी प्रतिलिपि लेने का भी अधिकार होगा, और ये सब पुस्तकें फर्म के प्रधान कार्यालय में रखी जाएंगी, यानी कि कोई भी साझेदार चाहे तो वो फर्म में जो भी बुक्स रखे गए, जो भी लेखा किया गया, उन सभी को वो देख सकता है, चाहे तो उनकी फोटो कॉपी ले सकता है, कोई भी इसके लिए उसको मना नहीं कर सकता है। और ये सारी जो बुक्स है वो जो फर्म का जो मेन ऑफिस है वहाँ रखा जाएगा। सातवां है कि साझेदारों के अगर आपसी मतभेद हो रहे हैं या फिर व्यवसाय संबंधी कोई भी साधारण बातों का निर्णय लेना है तो वो निर्णय जो है बहुमत से ले जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 8 साझेदार हैं जिसमें से कि 3 साझेदार किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और 5 उसके पक्ष में हैं, तो जो 5 साझेदार ज़्यादा हो गए यानी बहुमत पक्ष वाले को मिला तो उस निर्णय को माना जाएगा। लेकिन अगर किसी साझेदार का प्रवेश करना है या फिर साझेदारी के स्वरूप में कोई परिवर्तन करना है, यानी कि जो भी साझेदारी संस्था का जो पहले से स्वरूप था अगर उस स्वरूप में ही कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए सभी के सहमति होना आवश्यक है। इसमें बहुमत का कार्य नहीं है। बहुमत का कार्य अगर कोई आपसी मतभेद है या फिर व्यवसाय संबंधी कोई साधारण बात है उसमें है, लेकिन अगर साझेदारी का जो व्यापार का स्वरूप है उसे ही चेंज करना है, दूसरा स्वरूप में बदलना है, तो उस कंडीशन में सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। आठवां है कि हर साझेदार का ये कर्तव्य है कि वो फर्म के कार्यों को परिश्रम, रुचि एवं बुद्धिमानी से करे, ठीक है। अब इसके बाद है कि कोई भी नया साझेदार विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति से ही प्रवेश कर सकेगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई साझेदार व्यवसाय में प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति होना आवश्यक है। फिर है कि कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से ही फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकेगा, लेकिन अगर साझेदारी ऐच्छिक है तो वह अन्य साझेदारों को केवल लिखित सूचना देकर ही फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी कि नॉर्मली अगर किसी को फर्म से छुट्टी लेनी है तो वो सभी साझेदारों को बताएगा, जब सभी साझेदार अनुमति देंगे तब वो छुट्टी ले सकता है। लेकिन अगर ऐच्छिक साझेदारी, अगर साझेदारी का स्वरूप जो है वो इच्छा वाला है यानी कि ऐच्छिक है, तो उस कंडीशन में वो साझेदार सिर्फ और सिर्फ लिखित में एप्लीकेशन देकर के भी छुट्टी ले सकता है। फिर है कि यदि फर्म की बनावट में कोई परिवर्तन करना है तो साझेदारों के अधिकार तथा कर्तव्य जो पहले थे वही रहेंगे।
मान लीजिए जो हमारा फ़र्म है उसमें कुछ हम लोग चेंजिंग ला रहे हैं, ठीक है? कुछ चेंजिंग फ़र्म के स्वरूप में ला रहे हैं और हमारे पास साझेदारी संलेख भी नहीं है। तो जो अधिकार कर्तव्य पहले थे वो फ़र्म में कुछ चेंजेज़ को करने के बाद भी वही अधिकार और कर्तव्य बने रहेंगे, उसमें कोई चेंजेज़ नहीं आएगा। उसके बाद बोला कि यदि फर्म एक निश्चित समय या किसी विशेष कार्य के लिए स्थापित की गई है, लेकिन वह उस अवधि या कार्य के समाप्त होने के बाद भी कार्य करने का निश्चय करती है, तो साझेदारों के अधिकार तथा कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर जो संस्था है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए स्थापित की गई या फिर किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए स्थापित की गई है, तो अगर उसका टाइम पूरा हो चुका है या फिर उसका कार्य पूरा हो चुका है, इसके बाद भी वो चाह रही है कि वो अपनी संस्था को आगे और चलाए, ठीक है? तो उस कंडीशन में भी जो साझेदार के अधिकार कर्तव्य पहले थे वो बाद में भी रहेंगे वैसे ही। उसके बाद है कि फर्म की जो भी संपत्ति है वो फर्म की ही मानी जाएगी और फर्म के कार्यों के लिए ही उसका उपयोग है, उसका उपयोग साझेदार अपने लिए नहीं कर सकते। इसके बाद है कि यदि किसी साझेदार ने फर्म की संपत्ति, व्यापारिक संबंध या फिर नाम का प्रयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया है, तो उसे उसका पूर्ण भुगतान और पूरा विवरण फर्म को देना होगा। यानी कि अगर कोई पार्टनर है जो फर्म की संपत्ति का यूज़ कर रहा है या फिर उसकी जो भी फर्म के संबंध है उसका या फिर फर्म के नाम का प्रयोग करके कोई अपना पर्सनल काम निकाल रहा है और उसको उससे पर्सनल कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का पूरा विवरण और उस प्रॉफिट का पूरा भुगतान उसे फर्म को करना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद है कि यदि कोई साझेदार फर्म के समान या फिर उससे प्रतियोगिता करने वाला कोई व्यापार करता है, तो उसे उस व्यापार से जो भी उपार्जित संपूर्ण लाभ है उसका हिसाब फर्म को देना होगा। यानी कि जैसे ए और बी पार्टनर है, ए क्या है कि उस फर्म में तो कार्य कर रहा है लेकिन उसी से संबंधित वो कोई और कार्य अलग से कर रहा है या फिर उसके कंपटीशन में ही कोई एक और अलग से कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर उससे उसको कोई लाभ होता है तो उस लाभ का पूरा विवरण जो है उसे अपनी फर्म जो पहले की संस्था है उसको देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है कि यदि किसी साझेदार ने फर्म के साधारण व्यापार में या फर्म को किसी संकट से बचाने के लिए कुछ भुगतान किया है या कोई दायित्व स्वीकारा है, तो फर्म उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए फर्म संकट में है तो साझेदार क्या कर रहा है कि उसको हेल्प कर रहा है, चाहे पैसे से या फिर किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है या फिर उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है, तो जो संस्था है वो उसका पुनर्भुगतान करने के लिए मतलब वापस से उस साझेदार को उसका उसने जो भी हेल्प की उसको पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी होगी। और लास्ट है हमारा कि यदि किसी साझेदार ने जानबूझकर फर्म को क्षति पहुंचाई है या उसकी लापरवाही के कारण फर्म को कोई हानि हुई है, तो वो साझेदार फर्म को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि अगर साझेदार की वजह से फर्म को कोई भी नुकसान हुआ है, कोई भी दिक्कत आई है, तो उसका भुगतान कौन करेगा? साझेदार करेगा, उसके लिए वो उत्तरदायी माना जाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये सारी हमारी वो सारी चीज़ें थी जिनका कि साझेदारी संलेख अगर हम नहीं बना है तो ये सारे नियम लागू होंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। साथ ही जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है उसका जो थ्योरी पोर्शन है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि साझेदारी खाते के अंतर्गत कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और उनमें कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है, उसका हम लोग डिटेल में उसकी बात करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हुई हो आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।